तो बच्चों, हमने आपको साइंस के चैप्टर 3 में पिछले वीडियो में धातु एवं अधातु पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको धातु एवं अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण करा दिए थे। अब हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसमें हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बंध की, उसके बाद आयनिक यौगिक की, उसके बाद और भी कई सारे टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या है? किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंधों को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी कहीं पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वहां पे क्या बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिक की। अच्छा, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक एक ही बात है। जैसे आयनिक बंध और विद्युत संयोजी बंध एक ही बात है, वैसे ही आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजी यौगिक ये भी एक ही बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे कोई यौगिक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उसमें क्या हो रहा है? यौगिक बन रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यौगिक बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। और उसमें क्या होगा? विद्युत संयोजी बंध होगा या फिर आयनिक बंध होगा। जैसे NaCl है और MgO, ये क्या है? ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, इनको हम विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे विद्युत संयोजकता की। विद्युत संयोजकता क्या है? परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जब भी कोई आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध के निर्माण में क्या होता है? परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम में ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अब जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है किसी तत्व के द्वारा, तो उसे उस परमाणु में क्या कहेंगे? विद्युत संयोजकता कहेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम में, सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? प्लस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्लोरीन की विद्युत संयोजकता कितनी होगी? माइनस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे खनिज और अयस्क की, उसके बाद धातुओं के निष्कर्षण की। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, खनिज खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी धातु है, आप जानते होंगे कि हमको ऐसे बिल्कुल एकदम शुद्ध धातु नहीं मिलती है। जो जब हमें धातु प्राप्त होती है पृथ्वी के अंदर से, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करके ही फिर बाद में हमें क्या मिलता है? शुद्ध धातु मिलती है। लेकिन जो मूल रूप होता है धातुओं का, उन्हें क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? यानी खनिज क्या है? पृथ्वी में जिस रूप में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। धातु है, सॉरी, पृथ्वी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अयस्क की। अयस्क क्या होते हैं? कि वे खनिज जिनसे धातुएं कम लागत तथा कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ पे क्या अंतर है? कोई खनिज और अयस्क में कोई खास अंतर नहीं होता, बस यहाँ पे समय का और लागत का अंतर होता है। यानी ये थोड़ी शुद्ध होती है, ये बिल्कुल एकदम, इसमें अशुद्धियाँ ज्यादा होती हैं, इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं, इसीलिए इसमें का समय भी कम लगता है और लागत भी कम लगती है, शुद्ध धातु में प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि वे खनिज जिनसे धातुएं कम लागत तथा कम समय में अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट पॉइंट देखा होगा कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, यानी अयस्क है तो खनिज है ही, क्योंकि उससे हमें धातु प्राप्त होगी होगी, खनिज से भी हमको धातु प्राप्त होगी है, लेकिन इसमें तो लागत कम लगती है, इसीलिए इसको अयस्क बोलते हैं और ये क्या बोले जाते हैं? खनिज बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे धातुओं के निष्कर्षण की। तो धातुओं का जो निष्कर्षण है वो आपके चैप्टर में अयस्क से लिया गया है। अयस्कों का, अगर अयस्क का निष्कर्षण आए तो भी आप यही लिखना, धातु का निष्कर्षण आए तो भी आप यही लिखना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण की जब बात आएगी तो समझ लेना यहाँ पे अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खनिज की कोई बात नहीं होगी, ये भी जितना भी प्रोसेस होगा ये सब किसके लिए होगा? अयस्क के लिए होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के निम्न चरण है। ठीक है, तो पहला जो चरण है वो होता है अयस्क का पीसना। अयस्क को पीस कर हम क्या करेंगे? उसको पाउडर बना लेते हैं ताकि हमें उसकी अशुद्धियां दूर करने में आसानी हो जाए। तो अयस्क का पीसना क्या है? खानों से प्राप्त अयस्क के टुकड़ों को पीस कर पहले पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद आता है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब शुद्ध करना। अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो है झाग उत्प्लावन विधि। इस विधि में क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों का संग्रहण किया जाता है, लेकिन कोई सल्फाइड अयस्क है तो उसके लिए ये विधि बहुत ही अच्छी है। और आपके सिलेबस में कभी-कभी अलग से भी पूछ लेता है कि झाग उत्प्लावन विधि क्या है या सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है, तो आपको यही वाली लिखनी है। तो आप लोग चित्र बना लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा झाग उत्प्लावन विधि क्या होती है।
तो बच्चों धातु के निष्कासन में जब हम अयस्क का सांद्रण करेंगे, अयस्क का सांद्रण, तो वो हम करेंगे झाग उत्प्लावन विधि से। इस विधि में क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, ये जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से कभी कभी पूछी जाती है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक बड़े आयताकार बर्तन में चीड़ का तेल, थोड़ा पोटेशियम एथिल जेंथेट और पानी भरकर उसमें बारीक पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क डालकर मिश्रण में वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अयस्क के कण तेल से भीगकर झाग के रूप में ऊपर तैरने लगते हैं और अशुद्धियां जल से भीगकर बर्तन की पेंदी में बैठ जाती हैं। समझ गए आप कि अशुद्धियां जो होती है वो नीचे बैठ जाती हैं जल में भीगकर, और जो शुद्ध धातु होती है वो तेल में भीगकर झाग के रूप में ऊपर आ जाती है। इस विधि में मैंने लिख भी दिया है कि इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, गैलेना हो गया, ये सब। इसके बाद जब हमको अयस्क का सांद्रण हो जाए, अयस्क का सांद्रण हो जाता है, उसके बाद मुख्य रूप से धातु का निष्कासन शुरू होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है, इन सब प्रक्रमों का उपयोग होगा। आप इनकी डेफिनेशन जरूर याद करें और इनको स्क्रीनशॉट लेकर लिखते भी रहें। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे निस्तापन की, उसके बाद भर्जन की और फिर प्रगलन। तो बच्चों हम बात करेंगे निस्तापन की। निस्तापन क्या है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियों को पृथक करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा है गलनांक से नीचे, यानी गलनांक से कम ताप पर। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, इसका गलनांक है 160 डिग्री, यानी अगर 160 डिग्री टेम्परेचर पे से गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे एक से लगभग 150 या 155 डिग्री तक गर्म करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, गलनांक से कम ताप पर। ये गलनांक से कम ताप हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्साइट का अयस्क है ये Al2O3 + 2H2O। अब यहाँ पे देखिए आप, इसको हमने गर्म किया, लेकिन हम सिर्फ इसको इतना ही गर्म करेंगे कि हमको क्या मिल जाए, निर्जल एल्यूमिना मिल जाए। ये गलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उसको गलनांक पे गर्म करेंगे तो गल जाएगा। हमें गलनांक से कम ताप रखना ताकि जितनी भी वाष्पशील अशुद्धियां हैं क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे निर्जल एल्यूमिना प्राप्त हुआ है, जल क्या हो गया, बाहर हो गया। उसके बाद बात करेंगे भर्जन की। तो भर्जन क्या है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। वैसे आप दोनों डेफिनेशन आपको लगभग एक जैसी लग रही होंगी, कोई खास अंतर नहीं है, बस ये है वायु की अनुपस्थिति में है, ये वायु की नियंत्रित मात्रा में है। इसमें परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है और इसमें क्या होता है, उसके गलनांक से नीचे कम ताप पे गर्म किया जाता है। बस यहाँ पे क्या है, वायु की थोड़ी मात्रा ले ली जाती है, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति रखी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रगलन की। प्रगलन क्या है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रगलन। प्रगलन क्या है, निस्तापित या भर्जित अयस्क में उचित गालक और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने या पिघलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। ठीक है, गलाने या पिघलाने की क्रिया, जैसे नाम से पता लग रहा है प्रगलन, ये क्रिया क्या होती है, वात्या भट्टी में होती है। अब हमको यहाँ पे क्या होगा, समझो लगभग 90 या 95% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद का जो अगला टॉपिक बोला जाता है उसे बोलते हैं धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन जो होता है वो दो विधियों से होता है, एक तो भट्टियों द्वारा होता है और एक इसकी जो आधुनिक विधि है वो है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि और जो भट्टियों वाली विधि है वो आप अपने सिलेबस में, पहली बात तो आपके सिलेबस में है नहीं, और अगर आपको पढ़ना भी है तो आप उसको पढ़ लीजिए, वात्या भट्टी क्या है या परावर्तनीय भट्टी क्या है, उसके बारे में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भट्टियों में कैसे इसका शोधन किया जाता है। वैसे आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में यहीं तक है। आप बस जब भी धातुओं का निष्कर्षण आए, धातु का निष्कर्षण आए, धातु का शोधन आए, तो आपको यहीं तक लिखना है, पूरा शुरू से लेके आखिर तक जितना मैंने कराया है इतना आप लिख देंगे, समझ आपका काम हो गया। ठीक है।